नमस्कार दोस्तों, आप लोग का वेलकम स्टडी चैनल में स्वागत है। बिहार पीसीएस के घटना चक्र का हम लोग क्वेश्चन पेपर लगा रहे थे, जिसमें से पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग लगाएंगे पार्ट 2, यानी क्वेश्चन 20 तक हम लोग लगा चुके हैं। आज लगाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, देखते हैं क्या 21 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। ठीक है, देखिए महात्मा बुद्ध सबसे पहले 5 शिष्यों से कहाँ पे मिले थे? उरुबेला में। ठीक है, अब 5 शिष्य कौन कौन से थे? कौंडिन्य थे, वप्पा थे, भादिया थे, महानामा, अस्सागी। ये 5 शिष्य थे जिससे महात्मा बुद्ध उरुबेला में मिले थे। ठीक है, उसके बाद और यहीं पे वह सेनानी के पुत्री सुजाता के हाथ से खीर खाते हैं। और खीर खाने के बाद इनके इन 5 शिष्यों से विवाद होता है, जो कि ये 5 शिष्य इनको छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, 5 शिष्य इनको छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद से फिर से जाते कहाँ? सारनाथ में। सारनाथ में जाते तपस्या करते हैं। फिर सारनाथ में तपस्या करते हैं, जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। पीपल का वृक्ष क्या कहलाता है? बोधि वृक्ष कहलाता। गया कहलाने लगा बोध गया। और सिद्धार्थ कहलाए क्या? गौतम बुद्ध कहलाए, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहाँ पे हुई थी? पुनपुन नदी। ठीक है, पुनपुन नदी जराम्बिक गांव में। कहाँ पे? जराम्बिक गांव में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे। और यहीं पे उसके वजह से कहाँ? सारनाथ में ऋषिपतनम में जाते हैं और उपदेश देते हैं। ठीक है, प्रथम उपदेश देते हैं जो कि 4 आर्य सत्य का। किसका? 4 आर्य सत्य का वो प्रथम उपदेश देते हैं। कौन कौन से? दुख है। ठीक है, दुख का कारण, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। जो दुख और दुख का कारण, इसे निराशावादी कहा जाता है। और फिर से दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा को क्या कहा जाता है? आशावादी कहा जाता है। और यही गौतम बुद्ध का क्या रहता है? मध्यम मार्ग रहता है। क्या रहता है? मध्यम मार्ग रहता है। और इस दुख को 4 आर्य सत्य को मतलब इस दुख को दूर करने के लिए क्या गौतम बुद्ध देते हैं कि अष्टांगिक मार्ग का देते हैं कि यानी इसे जो पालन करेगा उसका दुख क्या हो जाए? दूर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कोसल राज्य में हुआ था, यानी कोसल राज्य के श्रावस्ती में सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। और सबसे अधिक समय यहीं पर बिताए थे, सबसे अधिक वर्षा भी यहीं पर बिताए थे। कहाँ पर? कोसल के श्रावस्ती में बिताए। ठीक है, व्यतीत किए थे अपना समय। कोसल नरेश प्रसेनजीत अपने पूरे परिवार के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। मल्लों की राजधानी पावा, जब गौतम बुद्ध वहाँ पे पहुँचते हैं तो चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरते हैं और उसके हाथ से शुकर मध्य खाते हैं। और इनको क्या होता है? रक्तातिसार होता है, यानी इनको पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। पीड़ा उत्पन्न होने के बाद वे कहाँ पहुँचते हैं? कुशीनगर। और वहीं पे ये अपना अंतिम समय व्यतीत करते हैं। वहीं पे इनको मृत्यु हो जाती है। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसे ही बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। और जो प्रथम उपदेश देते हैं उसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। और जब गृह त्याग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक किसकी है? बौद्ध धर्म की है। त्रिपिटक किसकी है? बौद्ध धर्म की है। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करने के लिए 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला विनय पिटक। विनय पिटक के रचनाकार कौन है? उपाली हैं। और किससे संबंधित है? संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं इसमें उल्लेखित है विनय पिटक में। दूसरा क्या? सुत्त पिटक। इसकी रचना किसने किया? आनंद ने। और इसमें क्या उल्लेखित? महात्मा बुद्ध के उपदेश और वचन इसमें अंकित हैं। तीसरा है अभिधम्म पिटक। इसके रचनाकार मोगाली तिसपुत हैं। ठीक है, अभिधम्म पिटक के दार्शनिक सिद्धांत इसमें वर्णित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा? त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए त्रिरत्न तो जैन धर्म से संबंधित होगी। क्या आंसर इसका? सी, जैन धर्म।
ठीक है। त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित, ठीक है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए, कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ठीक है। देखिए इसे याद करने का तरीका क्या है कि महावीर स्वामी क्या कहते हैं, पहले कोई आए मेरा दर्शन करें, यानी पहले आके मुझसे भेंट करें, ठीक है। भेंट करने के बाद जो हम ज्ञान देते हैं उसका पालन करें, और उसके पालन करने के बाद वो मतलब मेरे चरित्र के बारे में पढ़ के, और अगर उसके चरित्र में स्वयं के स्वयं खुद बदलाव आएगा, ठीक है। इस तरह आप लोग इसे याद कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म, ठीक है, निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो कौन सा है? इसका आंसर हो गया सी, आत्मदमन की बात है। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध क्या कहते हैं, मध्यम मार्ग का उपदेश देते हैं, यानी शरीर को ना ज़्यादा कष्ट देना और ना ही ज़्यादा आराम देना। लेकिन महावीर स्वामी क्या कहते हैं कि अगर मोक्ष प्राप्ति चाहिए तो शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट देना, जैसे संलेखना विधि हुआ, ठीक, काया क्लेश यानी पानी के अंदर बैठ के भूख प्यास त्याग करके एक कमरे में बंद होके अपना प्राण त्यागना, ठीक है। शरीर त्याग को आवश्यक बताया मोक्ष प्राप्ति के लिए, घोर तपस्या, महावीर स्वामी। तो यह क्या है, यह दोनों में समान नहीं है, आत्मदमन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा? बोध गया में बोधि वृक्ष वंश की किस पीढ़ी की है? देखिए इसमें विवाद है, कहीं कहीं पे 5वीं पीढ़ी बताया जाता है, कहीं कहीं पे 6वीं पीढ़ी बताया जाता है, ठीक है। जो कि बिहार पीसीएस ने इसे क्या किया, इसे बाहर कर दिया, ठीक। देखिए वेनसांग के अनुसार मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 वृक्ष और लगाए गए, ठीक, जो कि नष्ट हुए। अब वर्तमान में जो वृक्ष है वो 5वीं पीढ़ी का है, जिसको किसने लगाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था इस वृक्ष को। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस वृक्ष को लगवाया था, ठीक है। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है, केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने और उठाने का अधिकार है, बाकी किसी भी चीज़ को नहीं, ठीक है। अन्य तथ्य के अनुसार देखा जाए तो यह वृक्ष क्या है, 2 बार सम्राट अशोक ने लगवाया, 1 बार पुष्यमित्र शुंग ने, 1 बार पूर्ववर्मा, और अंत में किसने लगाया था? कनिंघम द्वारा लगवाया गया। इस अनुसार ये कौन सा हो गया? इसके अनुसार यह क्या हो गया? 6वां हो गया, 6वीं पीढ़ी का वृक्ष हो गया, ठीक है। इसलिए यह क्या विवाद में है, और बीपीएससी ने इसको क्या किया, मूल्यांकन से बाहर कर दिया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो किसने किया? आजीविकों ने किया इसके, ठीक है, आजीविकों ने किया, ठीक। चलिए मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला पूर्ण विकास हो चुका था। कब? मौर्य युग में। अशोक और इसके पौत्र जो थे दशरथ, इसने क्या किया, बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए थे, ठीक है। बराबर कहाँ पड़ता है? यह बिहार के गया में है, ठीक है। यहाँ पर आजीविकों के रहने के लिए गुफा का निर्माण करवाया जाता है, ठीक है। जिसमें से प्रसिद्ध गुफा कौन सी है? सुदामा की गुफा और कड़ चौपाड़ की गुफा सर्वप्रसिद्ध है। कौन कौन? सुदामा गुफा और कड़ चौपाड़ की गुफा क्या है? सबसे प्रसिद्ध है, जो कि अशोक के समय की है, बराबर की पहाड़ी में बनवाया गया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कौन थे? मखली गोसाल थे, ठीक है। कौन? मखली गोसाल। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, लेकिन किसी चीज़ पर उनसे विवाद हो गया तो महावीर से यह अलग हो गए, उनकी शिष्यता त्याग कर अलग हो गए और एक नए संप्रदाय आजीवक संप्रदाय का स्थापना करते हैं। और उनका क्या विचार था, वह क्या उपदेश देते हैं कि वह मत नियतिवाद को मानते हैं। नियतिवाद का मतलब है जो नियत के अनुसार हो, यानी जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा, यानी संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। इस चीज़ को मानते हैं मखली गोसाल पुत्तीस, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तब पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। कौन? उदयन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। देखिए यह उदयन जो था ना, किस वंश के थे? पितृहंता वंश कहिए या तो हर्यक वंश का, ठीक है। हर्यक वंश को क्या कहा जाए? पितृहंता वंश। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी थे ना अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त करते। जैसे सबसे पहले कौन था इसमें? बिंबसार था। बिंबसार के पुत्र का कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करता है। अजातशत्रु के पुत्र कौन थे? उदयन। उदयन अपने पिता की हत्या करता है। इस प्रकार गद्दी प्राप्त करते, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पितृहंता वंश कहते हैं, ठीक है। और जो बिंबसार था
यह क्या 3 नीतियों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। कितने 3 नीतियों के द्वारा, कौन कौन से? मित्र नीति, ठीक है, मित्र नीति के द्वारा भी विस्तार करता है, जो कि अवंती नरेश जो चंड प्रदूत थे उनके क्या, जब वो बीमार पड़े थे तो उनके क्या अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। किसे? जीवक को भेजा था, ठीक है। और दूसरा वैवाहिक नीति, वैवाहिक नीति से, ठीक है, दूसरा नीति कौन सा? वैवाहिक नीति, जो कि क्या था, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से शादी करता है और इसके दहेज स्वरूप कौन सा प्राप्त होता है? काशी। इसको दहेज में मिल जाता है बिंबिसार को, जो कि बिना जीते, ठीक है, अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, ठीक। और तीसरा कौन सा था? युद्ध नीति। तीसरा कौन सा था? युद्ध नीति, ठीक है, युद्ध नीति, जो कि युद्ध नीति के द्वारा किस पर विजय प्राप्त करता है? अंग पर। बिंबिसार ने युद्ध नीति के द्वारा अंग पर विजय प्राप्त करता है, ठीक है। अब पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। और जो पाटलिपुत्र है, जैसे गंगा नदी है, यहाँ से सोन नदी आती है, ठीक है, गंगा और सोन यहाँ पे स्थित है, यानी दोनों नदियों के दोआब में क्या है? पाटलिपुत्र स्थित है, ठीक है, उसके संगम पर। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या राजधानी रहता है मगध साम्राज्य का? राजगृह। लेकिन उदयन क्या करता है? यहाँ से राजधानी को स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र को बनाता है, ठीक है। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की राजधानी रही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा किया जाता है सबसे पहले, ठीक है, और स्थापना भी कौन करता है? उदयन करते हैं, ठीक। और कालाशोक किस वंश से संबंधित हैं? तो नंद वंश से संबंधित हैं। किस वंश से संबंधित हैं? नंद वंश, सॉरी, ये शिशुनाग वंश से संबंधित है कालाशोक, शिशुनाग वंश से, ठीक है। अजातशत्रु उदयन के पिता थे अजातशत्रु, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बजाया था? यानी निम्नलिखित में कौन सा ऐसा राजा था जिसने पाटलिपुत्र बजाया था? तो कौन थे? उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और उसने इसको राजधानी बनाया। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया? ठीक है, वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया? जो लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ के सर्व प्रमुख थे। वज्जी संघ में कितने शामिल थे? 8 प्रमुख शामिल थे। 8 संघों का यह प्रमुख था वज्जी संघ। 8 संघों का क्या था? प्रमुख था, ठीक। अगला क्वेश्चन, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी, गिरिब्रज थी, ठीक है। राजगिरी गिरिब्रज थी। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? बृहद्रथ वंश था, ठीक है। और पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था जो कि इस पर शासन किया, लेकिन जिसने राजगिरी गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार देखा जाए तो मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था, जो कि किससे संबंधित था? हर्यक वंश से संबंधित था। और इसकी मृत्यु कब होती है? 492 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कब से कब तक ये रहता है? यानी 544 ईसा पूर्व से, 544 BC से लेके 492 BC तक बिंबिसार मगध की गद्दी पर शासन करता है। उसके बाद इसका पुत्र अजातशत्रु आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश था। और इसके वंश को क्या कहता है? पितृहंता वंश कहा जाता है। अजातशत्रु या बिंबिसार के वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, ठीक है। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व में अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठता है। और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर देता है, जो कि कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से, ठीक है, भिन्न था। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? अब देखिए यहाँ पे सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोस ने की थी। कब? 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में विलियम जोस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रोकोटस से की थी, ठीक है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया। यानी एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया? एंड्रोकोटस कहा।
जस्टिन ने सैंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य को और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया। किसने? जस्टिन ने। यानी ये दोनों लोग मिले थे, कहीं न कहीं भेंट हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसको किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसम ने पढ़ा था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसम नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का पढ़ा था, किंतु उन्होंने लेखों के देवनाम्पी की पहचान सिंहल के राजा तिस्य से कर डाली थी। ठीक है, जो कि अब क्या बताया जाए, गलत बताया जाता था। अब नए तथ्य के अनुसार कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। ठीक है, यानी देवनाम्पी की उपाधि किसके लिए प्रयोग की गई? अशोक के लिए, नवीनतम के अनुसार। ठीक है, और 1915 ईस्वी में मास्की, गुर्जरा, उद्गोलन और नेट्टूर में, ठीक है, और नेट्टूर में ये 4 ऐसे अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक। मास्की कहाँ पे? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इसका आंसर हो जाएगा डी। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। ठीक है, सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक यानी इसके साथ भी आए थे। कौन कौन? निर्याकस, ऑनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस, जो कि सिकंदर के साथ आने वाले थे, और मेगास्थनीज थे। ठीक है, लेकिन मेगास्थनीज सिकंदर के साथ नहीं आया था। ठीक है, कहीं पे इसका नहीं, मतलब इन तीनों लोगों का बताया जाता है कि तीनों लोग मतलब इसके साथ आए हुए थे। बाकी ये समकालीन लेखक हैं इसके। ठीक, विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसकी पुस्तक क्या है? इंडिका, जो कि इसमें किसका वर्णन है? मौर्य साम्राज्य के इतिहास का वर्णन इसमें। अर्थशास्त्र की इसकी पुस्तक है, चाणक्य की पुस्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। ठीक है, इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है इंडिका में, जो कि किसका पुस्तक है? मेगास्थनीज का। इसके अनुसार 30 सदस्यों की विभिन्न समितियां होती थीं। कुल 6 समितियां होती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ठीक है, समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है, यानी मेगास्थनीज कहता है कि जो विक्रय कर वसूल किया जाता था, अगर उस कर को कोई चुराता था तो उसे क्या दिया जाता था? मृत्यु दंड उसके लिए निर्धारित था। मेगास्थनीज दूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था यह। इसके पहले यह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। इसके पहले यह राजदूत रह चुका था। उसके बाद वहाँ से सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसे दूत बना के भेजा। ठीक है, भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। किसमें? इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब से कब तक रहता है? 305 ईसा पूर्व से लेके 299 ईसा पूर्व तक, यानी कि 305 बीसी से लेकर 299 बीसी तक यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है राजदूत के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था वृहदत्त थे। कौन? वृहदत्त थे। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त था। वृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में कर दी गई। ठीक है, और इस जब हत्या करता है उसके बाद शुंग वंश की स्थापना करता है। कौन से? शुंग वंश की स्थापना करता है। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, तब मगध पर सबसे पहले कौन से वंश आता है? मगध पर सबसे पहले कौन सा वंश आता है? तो मगध पर सबसे पहले आएगा हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश आएगा मगध पर। उसके बाद से कौन आ जाए? देखिए, ये है हसीन, यानी हर्यक वंश आता है। उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, नंद वंश आता है, उसके बाद मौर्य वंश आता है, उसके बाद शुंग वंश आता है, उसके बाद कर्ण वंश आता है। ठीक है, ये है 6। कहाँ थे हम लोग? इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। हाँ, 40 नंबर क्वेश्चन, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ का अभिलेख है। इसमें रुद्रदामन प्रथम की
क्या है, रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं जूनागढ़ अभिलेख में। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त होता है। ठीक है। हाँ, अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी इस अभिलेख में खुदे हुए हैं। विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया यह पहला अभिलेख है। रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्ति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। ठीक है। संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख का, ठीक है, संस्कृत अभिलेख का क्या है, सबसे प्राचीन अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो कौन हो जाएगा? खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग का चेदी वंशी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से, ठीक है, उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्फा में प्राप्त हुआ। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त हुआ यहाँ से, कहाँ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में उदयगिरी पहाड़ी से हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो कि किसका है? कलिंग नरेश खारवेल का है। इसका सबसे बड़ी विशेषता यह है कि क्या है? डेटलेस है। क्या है? डेटलेस, यानी कि तिथि रहित अभिलेख है यह। खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। जैन धर्म के प्रति खारवेल का भारी झुकाव है, इस अभिलेख से पता चलता है। इस अभिलेख की भाषा क्या है? प्राकृतिक भाषा है इस अभिलेख की। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, किससे था? तो इसमें ई बताएगा। ठीक है। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक, कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया है। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन हुआ? खारवेल हुआ। ठीक है। लेकिन इसमें क्या मानता है? इसमें ई मानता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन है। देखिए, क्योंकि इसमें महामेघवाहन वंश और चेदी वंश दोनों इससे हो जाएगा, संबंधित है। ठीक है। इसलिए इसका ई ऑप्शन माना है। ई ऑप्शन में क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, इसलिए इसका ई ऑप्शन माना है। ठीक। अब 43 क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना में बताया, उनकी पुस्तक का नाम क्या? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उनकी पुस्तक जो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें वह कहते हैं कि समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी गई। ठीक है। भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है किसको? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। इसके लेखक कौन है? हरिशेर। ठीक है। जो कि कहाँ पे है? इलाहाबाद के किला में रखा गया है। कहाँ से? कौशाम्बी से लाके। ठीक है। इस अभिलेख में किसका किसका वर्णन? अशोक का है, जहांगीर ने ला के रखा था अकबर के समय, अकबर का है, समुद्रगुप्त का, हरिशेर का है। ठीक है। इन लोग का वर्णन इस अभिलेख से मिलता है। रानी कारुवाकी का, जो कि अशोक की पत्नी का नाम, उसके पुत्र तिवर का उल्लेख मिलता है इस अभिलेख में। चलिए अगला कौन सा? गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था, किसने था? तो स्कंदगुप्त का। हुड़ों को पराजित करने वाला कौन था? स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त। हुड़ों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल 455 ईस्वी में होता है। स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुआ। ठीक है। अब हुड़ आक्रमण का नेता कौन था? खुशनेवाज था। हुड़ आक्रमण, जो हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया तो कौन था? खुशनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा, देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा। परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तक तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुड़ों ने क्या किया? कब्जा कर लिया। जब स्कंदगुप्त की मृत्यु हो गई तो उसके बाद हुड़ों ने उस पर कब्जा कर लिया। क्योंकि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन होता है? विष्णुगुप्त बताया जाता है। विष्णुगुप्त तो एक कमज़ोर रहा होगा। इसके पहले स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त के समय वह नहीं कुछ किए, लेकिन स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद से वो क्या किए? पश्चिम क्षेत्र पर अपना कब्जा करने लगे हुड़ों ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो बिना जोती गई जंगली भूमि को क्या कहा जाता है? अपरहत कहा जाता है। ठीक है। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो, इसे क्या कहा जाए? अपरहत भूमि कहा जाता है। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक क्या था? टर्म था। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। कब की थी चीनी यात्री सुंग यून ने? यह किए थे 515 से 520 ईस्वी। ये ऑप्शन सही है। चीनी यात्री सुंग यून 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी सुंग यून ने।
अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वेनसोंग। किसने किया था? वेनसोंग ने किया था। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। वेनसोंग के समय सर्वप्रमुख चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय सर्वप्रमुख चीनी यात्री वेनसोंग भारत आगमन की है, भारत आता है और उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या थी कि गौतम बुद्ध जहाँ जहाँ गए हैं उनका जो भी स्थान है उनसे संबंधित उस स्थानों की यात्रा करना और उनसे संबंधित जो भी पुस्तकें उसका अध्ययन करना। ठीक है। भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान करता वो चाइना से। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसका क्या नाम है? सीयूकी। सीयूकी किसकी ग्रंथ है? तो यह वेनसोंग की। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राज तरंगड़ी। क्या है? कल्हड़ की पुस्तक का नाम राज तरंगड़ी नाम है। ठीक है। कल्हड़ की पुस्तक का नाम राज तरंगड़ी। कल्हड़ ने राज तरंगड़ी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने जय सिंह 1127-1159 के शासनकाल में पूर्ण किया था। कल्हड़ ने इस पुस्तक की रचना कब की थी? तो 1127-1159 के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जय सिंह के शासनकाल में। ठीक है। पुस्तक का क्या नाम है? राज तरंगड़ी। किसकी है? कल्हड़ की पुस्तक है। ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य के राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध क्या है? जो चाणक्य की पुस्तक क्या है? चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। ये क्या है? यह मौर्य साम्राज्य के संबंधित है। किस अर्थ जो क्या है? किससे संबंधित है? मौर्य साम्राज्य से राजनीति शास्त्र से। राजनीति शास्त्र से संबंधित है मौर्य साम्राज्य के। ठीक है। यह पुस्तक संबंधित है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में स्थित था। कहाँ पे? बिहार में स्थित है। उदंतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था और इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। इसकी स्थापना किसने किया था? पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने किया था। ठीक है। किसने? प्रथम शासक गोपाल ने किया था। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर आप लोग क्लास पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोग की क्लास कैसी लगी। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लास पहुँचे। ठीक है। सपोर्ट कीजिए जितना हो सके उतना। ठीक है। चलिए ठीक है। थैंक यू।